हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 12th क्लास का देख सकते हैं फ्रेंड, हिंदी का पद खंड का ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, पद खंड का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए देख सकते हैं, पहला चैप्टर है कबरक। तो चलिए, कबरक का लेखक है फ्रेंड मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं तो किसका है? तो डी हो जाएगा, प्रेम की पीर के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि कबरक के कवि कौन हैं। तो कबरक के जो कवि हैं वह सी हो जाएगा, यानी मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। देख सकते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है वह बी हो जाएगा, यानी कबरक है। तो चलिए देखते हैं आगे में। देख सकते हैं फ्रेंड, आगे में चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था वह 1492 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? जायस में। जायस अमरेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी का जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए देख सकते हैं छठा नंबर जो क्वेश्चन है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी हैं वह सूफीवादी कवि हैं। सूफीवादी कवि हैं। देख सकते हैं जायसी किस तरह के कवि है, तो सूफीवादी कवि हैं। चलिए देख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जायसी का जो जन्म स्थान है फ्रेंड, वह देख सकते हैं, जायसी का जन्म स्थान है वह अमरेठी में है। कहाँ? अमेठी। यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि जायसी के पिता का क्या नाम था। तो जायसी का पिता का नाम था, देख सकते हैं फ्रेंड, शेख ममरेज। यहाँ पे ममरेज हो जाएगा फ्रेंड। जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, देख सकते हैं जायसी थे। तो जायसी क्या थे? तो जायसी एक फकीर थे। क्या थे? जायसी एक फकीर थे। चलिए देख सकते हैं 10वां नंबर जो प्रश्न है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा के कवि से जुड़े हैं। देख सकते हैं जायसी हिंदी साहित्य के किस धारा से जुड़े थे। तो बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। जायसी की जो काव्य भाषा थी वह कौन सी थी। तो चलिए देख सकते हैं, वह थी, देख सकते हैं सी हो जाएगा, अवधी भाषा थी। कौन सी? अवधी भाषा थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो जायसी के जो काव्य का मुख्य रस है वह श्रृंगार रस है। कौन सा रस? श्रृंगार रस है। चलिए देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो यह रक्त रूप लोई के द्वारा जोड़ा है। देख सकते हैं कि जायसी ने रत्न सेन और पद्मावती को रक्त रूप लोई के द्वारा जोड़ा है। चलिए देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न कुछ इस तरह से है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो किसके द्वारा सींचा है फ्रेंड? तो यह हो जाएगा ए, यानी अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। किसके द्वारा? अपने आंसुओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं 15 नंबर जो प्रश्न है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो जायसी हैं, देख सकते हैं किस दोष को युक्त होते हुए गुणवान है। तो बी हो जाएगा, नेत्र दोष से। किससे? नेत्र दोष से। चलिए
16 नंबर जो प्रश्न है कि जायसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है। तो जायसी का काव्य है वह देख सकते हैं सी समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। चलिए देख सकते हैं 17 नंबर प्रश्न कुछ इस तरह से है, इनमें प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के जो कवि हैं वह जायसी हैं। कौन है? जायसी हैं। चलिए तो चलिए देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कबरक कहाँ से लिया गया है। तो कबरक लिया गया है फ्रेंड वह देख सकते हैं कबरक लिया गया है वह पद्मावत से लिया गया। किससे? पद्मावत से लिया गया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड कि कबरक के रचयिता कौन है। तो कबरक के रचयिता हो जाएगा वह हो जाएगा सी यानी जायसी हो जाएगा। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद, याद रखिएगा फ्रेंड, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी होता है। क्या होता है? जायसी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जायसी रचित पद्मावत किस की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो ए हो जाएगा यानी उन्होंने अवधी भाषा में इनकी रचना की थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की परंपरा के कवि हैं। किस परंपरा के कवि हैं। तो सी हो जाएगा यानी प्रेम, देख सकते हैं प्रेम यानक काव्य परंपरा की कवि हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे देख सकते हैं फ्रेंड कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किसे दी है। तो जायसी ने अपनी एक आंख की जो उपमा है वह दर्पण को दी है। किनको? दर्पण को दी है। चलिए देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के? प्रेम मार्गी शाखा के। देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है। तो मृगावती है वह जायसी की नहीं है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि पद्मावत किनकी रचना है। देख सकते हैं पद्मावत किनकी रचना है। तो पद्मावत है वह जायसी की रचना है। किनकी? जायसी की। देख सकते हैं पद्मावत किनकी रचना है। तो यह जायसी की रचना है। सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, जायसी की रचना है पद्मावत। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं ये भी पद ही है, ये भी पद है फ्रेंड, और यह पद सूरदास के द्वारा लिखा गया है। देख सकते हैं दूसरा चैप्टर है पद, पद का लेखक है सूरदास और एक पद तुलसीदास ने लिखा है। तो चलिए पहला पद है फ्रेंड वह सूरदास का है। चलिए देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो कृष्ण के जो भक्ति करते थे वह सूरदास जी करते थे। कौन? सूरदास जी करते थे। चलिए देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की रचना है वह सूर सागर। देख सकते हैं फ्रेंड सूर सागर है जो सूरदास की रचना है। चलिए देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किसके भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो बी हो जाएगा कृष्ण भक्ति के। सूरदास जी हैं जो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड देख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो उन्होंने देख सकते हैं किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सी हो जाएगा ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वात्सल्य के विश्व में आदित्य कवि कौन है। वात्सल्य के जो विश्व में आदित्य कवि कौन है। तो यह सूरदास जी हैं। कौन? सूरदास जी हैं। चलिए देख सकते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास जो हैं वह कृष्ण क्षय धारा के कवि हैं। किसके? कृष्ण क्षय धारा के कवि हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है
कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कृष्ण थे जो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। कहाँ? नंद की गोद में। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण किसको सूचना दी जाती है? तो 8 का आंसर सी हो जाएगा, यानी भोर होने की। किसकी? भोर होने की सूचना दी जाती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि है। किस काल की? भक्ति काल की कवि हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी 27 है वो जो देख सकते हैं सतसई है जो सूरदास की रचना नहीं है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की है? तो चलिए सूरदास की जो रचना है वह देख सकते हैं फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी सूरसागर है जो सूरदास जी की रचना है। देख सकते हैं सूरदास किस चीज की भूखे हैं? सूरदास जी थे जो किस चीज के भूखे थे? तो कृष्ण की जूठन के भूखे थे। किसकी? कृष्ण की जूठन के भूखे थे। चलिए देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि सूरदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है? तो सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वह 1475 ईस्वी में है। 1475 ईस्वी में है। चलिए 14 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का नहीं है तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वह सी हो जाएगा, यानी जायसी है जो अष्टछाप की नहीं है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कुछक खात कुछक धारणित गिरावत छाबी निखारती नंदरानिया में कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रसास अलंक है। कौन? अनुप्रसास अलंक है। चलिए देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम, देख सकते हैं श्याम में कौन अलंकार है? तो यह अनुप्रसास अलंकार है। कौन? अनुप्रसास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं फ्रेंड 17 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी है जो देख सकते हैं सूरदास जी की रचना है। किनकी? सूरदास जी की रचना है। देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की जो रचनाओं की जो भाषा है वह देख सकते हैं कि ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा है। चलिए 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के दो दीक्षा गुरु थे, उनका नाम वल्लभाचार्य था। देख सकते हैं वल्लभाचार्य था। चलिए सी नंबर हो जाएगा। देख सकते हैं वल्लभाचार्य था, सूरदास के दीक्षा गुरु जी थे। चलिए देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास थे वह पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। चलिए देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद में गाते थे? तो किस भाव के पद में गाते थे? तो देख सकते हैं सी हो जाएगा, यानी दैन्य पद में गाते थे। कौन पद में? दैन्य पद। वल्लभाचार्य जो उनके गुरु थे उनसे मिलने से पहले सूरदास जी थे वह दैन्याचार्य भाव में गाते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं कि सूरसागर किनकी रचना है? तो सूरसागर रचना है जो सूरदास जी के हैं। किनकी? सूरदास जी की है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो द्वितीय
पद में है जो अपूप का, किसका, अपूप खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। चलिए 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि सूरदास की कृति है, तो सूरदास की कृति कौन सी है, तो सी हो जाएगा, साहित्य लहरी है जो सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है, सूरदास की, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। साहित्य लहरी किनकी रचना है, सूरदास जी की। चलिए देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि सुर सागर किस भाषा में रचित हैं, तो सुर सागर किस भाषा में रचित हैं, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं सुर सागर हैं जो ब्रज भाषा में रचित है, किस भाषा में, ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है, तो सूरदास के जो संकलित पदों में है वह वात्सल्य रस है। कौन सा रस, वात्सल्य रस है। चलिए देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि कर्निया का क्या अर्थ होता है, तो कर्निया का अर्थ होता है गोद। कर्निया का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो गोद होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे वह किस कवि के पूज्य थे, तो डी हो जाएगा सूरदास की, किसकी, सूरदास की। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए तीसरा चैप्टर से देखते हैं फ्रेंड। तीसरा चैप्टर में तुलसीदास, इन्होंने ही पद ही लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड, पद लिखा है। चलिए देख सकते हैं तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वह नरहरिदास, देख सकते हैं नरहरिदास तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो तुलसीदास की जो पत्नी थी वह रत्नावली थी। कौन थी, रत्नावली थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो तुलसीदास की माता का नाम था, जो देख सकते हैं फ्रेंड, सी हो जाएगा, हुलासी। हुलासी देवी था तुलसीदास की माता का नाम। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म हुआ था वह 1543 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि तुलसीदास का जन्म किस देश में हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था फ्रेंड, तो सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा की प्राप्ति की थी, तो काशी में फ्रेंड उन्होंने 10 वर्षों तक रहकर शिक्षा की प्राप्ति किए थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो रामचरितमानस की रचना है वह तुलसीदास ने की थी। किसने, तुलसीदास ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तो तुलसीदास जी थे वह देख सकते हैं राम मार्गी शाखा के कवि थे। किसकी, राम मार्गी शाखा के। चलिए देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि दूसरे पदों में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था, तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया था। किसके रूप में, भिखारी के रूप में दिया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कुछ इस तरह से है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तो तुलसीदास को है वह भक्ति की भूख है। किनकी, राम की भक्ति के भूख थे। चलिए देख सकते हैं कि तुलसीदास के पठित पद में किस भाषा में है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, तो चलिए किस भाषा में है फ्रेंड, देख सकते हैं तुलसीदास के पठित पद, तो यह अवधी भाषा में है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किनकी प्रस्तुत की, देख सकते हैं तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो सी हो जाएगा, यानी सीता जी की। किसकी, सीता जी की। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई, तुलसीदास की दोनों
पद में किस रस की व्यंजना हुई? तो भक्ति रस की। किसकी? भक्ति रस की हुई थी। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो किस रूप में दिए थे फ्रेंड प्रथम पद में? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सीता के दास के रूप में दिए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कवटक अवसर पाई में अब संबोधन किनके लिए हैं? तो यह सीता के लिए हैं। किसके लिए हैं? सीता के लिए हैं। देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, सी हो जाएगा, यानी सूरदास जी थे जो तुलसीदास के मित्र नहीं थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है? तो बी हो जाएगा, विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका है जो तुलसीदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो चलिए कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वह सी, यानी आखिरी कल। देख सकते हैं आखिरी कलल है जो तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार है वह तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि हनुमान वाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? देख सकते हैं हनुमान वाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो बी हो जाएगा, यानी कवितावली की। चलिए देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो यह भक्ति रस है। कौन सा रस? भक्ति रस है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं कि 22 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस है वह महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति है। देख सकते हैं राधा स्तुति है जो तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट, मानस रामचरितमानस की रचना का समय क्या था? तो यह था ए, यानी सप्ताह 1631 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरित्र की मानस की भाषा क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी अवधी भाषा है। किस भाषा है? अवधी भाषा है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है अंतवेदी ब्रज भाषा। अंतवेदी ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की। चलिए देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था वह राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था वह राम बोला था। क्या? राम बोला। इनका बचपन का नाम था राम बोला। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो चलिए तुलसीदास जी के जो शिक्षा गुरु थे वह देख सकते हैं सी, यानी शेष सनातन थे। कौन? शेष सनातन उनका शिक्षा गुरु थे। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो डी हो जाएगा, विनय पत्रिका है जो तुलसीदास की रचना है।
चलिए देख सकते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति तुलसी रचित है। तो कौन सी कृति है जो तुलसी रचित है, तो रामचरितमानस है जो यह तुलसीदास की रचना है। चलिए देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो देख सकते हैं 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पंचवटी है जो तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है। चलिए देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास, देख सकते हैं तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए हैं। तो यह विनय के पद के लिए लिए गए हैं। किसके लिए? विनय के पद के लिए लिए गए हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास जी थे जो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के? भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार हैं वह तुलसीदास जी है। किस? कौन? तुलसीदास जी हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर चैप्टर आ गया फ्रेंड। यहाँ पे चौथा नंबर चैप्टर है छापे। क्या है? छापे। चलिए छापे शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छापे शीर्षक के रचयिता हो जाएगा वह नभादास जी थे। कौन थे? नभादास जी। चलिए देख सकते हैं नभादास की कौन सी रचना है। तो नभादास की रचना है वह छापे हैं। क्या है? छापे हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि नभादास किस धारा के कवि थे। तो नभादास जी थे, देख सकते हैं वह सद्गुण, देख सकते हैं सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। कौन थे? नभादास जी थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है नभादास किसके समकालीन थे। तो नभादास जी थे वह तुलसीदास के समकालीन थे। किसके? तुलसीदास के समकालीन थे। चलिए देख सकते हैं कि नभादास का जन्म कब हुआ था। तो नभादास का जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानित किया गया था। चलिए देख सकते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नभादास सिर झुका लेते थे। तो किसकी कविता को सुनकर कवि नभादास सिर झुका लेते थे। तो सूरदास की। किनकी? सूरदास की। चलिए देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना नभादास की है। कौन सी रचना नभादास की है। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा, यानी भक्त काल का। देख सकते हैं भक्त काल है जिनकी रचना नभादास ने की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि नभादास का स्थायी निवास कहाँ था। तो नभादास का स्थायी निवास था वह वृंदावन था। कहाँ? वृंदावन था। चलिए देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भक्तमाला, देख सकते हैं संपूर्ण भक्तमाला माला में किस छंद का व्यंजन है। तो सी, यानी छापे छंद की। किसकी? छापे छंद की व्यंजना है। देख सकते हैं छापे कितनी पंक्तियों का छंद होते हैं। तो छापे हैं जो 6 पंक्तियों का छंद होते हैं। कितना? 6 पंक्तियों का छंद। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे। सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे। तो क्या करते थे फ्रेंड। तो देख सकते हैं सिर हिलाते हैं। सिर हिलाते हैं। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो यह अनुप्रास अलंकार है। देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। तो हिंदू मुसलमानों में
भेद नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णश्रम का खंडन किस कवि के छापे में किया गया है? तो किस कवि के छापे में किया गया है? तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कबीर के छापे में किया गया। किसके? कबीर के छापे में किया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो सी हो जाएगा, यानी भक्ति काल में। किस काल में? भक्ति काल में हुआ था। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार कौन कहता है? तो यह कबीर कहते थे। कौन कहते थे? कबीर कहते थे। नेक्स्ट, कानी का अर्थ क्या है? कानी का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास प्रतीत, विश्वास प्रतीत होता है कानी का अर्थ। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास जी के जो दीक्षा गुरु थे वह देख सकते हैं, नाभादास जी के जो दीक्षा गुरु थे वह स्वामी अग्रदास जी थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास जी थे। नेक्स्ट, यहाँ पे भक्त देख सकते हैं, भक्तमाला होगा फ्रेंड। भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो भक्तमाला के रचयिता नाभादास जी हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो यह नाभादास जी थे। नेक्स्ट, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है, तो क्या? भक्तमाला हो जाएगा, इसमें भक्तमाला हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि इस नंबर प्रश्न है कि नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जी थे वह किसके शिष्य थे? तो सी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। किसके? स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जी थे जो निर्गुण शाखा के कवि हैं। किसके? निर्गुण शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट, नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास जी थे वह भक्ति काल के कवि थे। किसके? भक्ति काल के कवि थे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो नाभादास की जो कविता है वह कबीर एवं सूरदास के बारे में है। किसके? कबीर एवं सूरदास के बारे में। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है देख सकते हैं, चैप्टर आ गया फ्रेंड, कवित। कवित का लेखक है भूषण। तो चलिए देख सकते हैं, कवित का लेखक है भूषण। भूषण है। चलिए देखते हैं भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी है फ्रेंड? तो यह कवित लिखे थे। कौन लिखे थे? कवित लिखे थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कवित शीर्षक के कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक के कविता के कवि कौन है? तो यह भूषण है। कौन है? भूषण है। नेक्स्ट, भूषण रीति काल देख सकते हैं, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त धारा के, देख सकते हैं, रीति युक्त धारा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के जो प्रथम पद में है वह वीर रस है। कौन सा रस? वीर रस है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो यह विभस, देख सकते हैं, विभत्स रस की व्यंजना हुई है। नेक्स्ट, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा की में रचना की है? तो भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में।
तो चलिए देखते हैं आगे में। छात्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छात्रसाल के तलवार हैं जो कौन सा रूप धारण किए हुए हैं? तो यह रौद्र रूप। कौन सा रूप? रौद्र रूप। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, छात्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो छात्रसाल की तलवार है जो काली देवी को भोजन प्रदान करती है। क्या? भोजन। नेक्स्ट, लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रसास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रसास अलंकार है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज, देख सकते हैं शिवराज भूषण। कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूषण ने समुद्र दागरी से किनकी तुलना की है? भूषण ने समुद्र दागरी से किनकी तुलना की है? तो यह की है फ्रेंड, देख सकते हैं शिवाजी की। किनकी? शिवाजी की तुलना की है। नेक्स्ट, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? देख सकते हैं फ्रेंड, भूषण के प्रथम जो पद है, यहाँ पे पद होगा फ्रेंड, प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। नेक्स्ट, भूषण के द्वितीय छंद में कौन सी रस अभिव्यंजना हुई है? तो देख सकते हैं वीर रस हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा रस? वीर रस की व्यंजना हुई है। नेक्स्ट, प्रलय भानु तम तमो में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा यानी रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि कौन सी कृति भूषण की है? तो बी हो जाएगा यानी शिव वापनी। देख सकते हैं शिव वापनी है जो भूषण की कृति है। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं कि कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि दी थी ए यानी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है फ्रेंड? तो यह कारुणा रस। देख सकते हैं कारुण रस को प्रमुखता दी है। नेक्स्ट, देख सकते हैं शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों को निरूपण हुआ है? तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा यानी 105। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भूषण की कृति नहीं है। तो हर्षोल्लास, देख सकते हैं हर्षोल्लास है जो भूषण की कृति नहीं है। नेक्स्ट, भूषण के प्रिय नायक हैं। तो भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छात्रसाल हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था? साहू जी नाम था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, शिव बावनी में कितने मुतक हैं? देख सकते हैं शिव बावनी में कितने मुतक हैं? तो सी हो जाएगा यानी 52 है। कितना? 52 है। नेक्स्ट, छात्रसाल दशक में छंद हैं। तो छात्रसाल दशक में कितने छंद हैं? तो 10 छंद हैं। चलिए देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट, शिवराज भूषण
किनकी कृति है? शिवराज भूषण किनकी कृति है? तो भूषण की। किनकी है? भूषण की कृति है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे। देख सकते हैं कि भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण थे जो रीति काल के कवि थे। किस काल के? तो रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 है। कितना? 52 है। नेक्स्ट, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। कौन थे? भाई थे। नेक्स्ट, शिवा बावनी में किनकी वीरता का वखान है? शिवा बावनी में किनकी वीरता का वखान है? तो यह देख सकते हैं शिवाजी की। किनकी? शिवाजी की वीरता का वखान है। नेक्स्ट, छत्रसाल दशक किनकी कृति है? तो छत्रसाल दशक हैं वह सी हो जाएगा, भूषण की कृति है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं आगे में। देख सकते हैं तुमुल कोलाह कलह, तुमुल कोलाह कलह में तो इनका रचना जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि आंसू किनकी रचना है? आंसू किनकी रचना है? तो बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो यह बी हो जाएगा, तुमुल कोलाह कलह में। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1989 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे, तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड। देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद के पिता का पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो ए हो जाएगा शिवरतन साहू। कौन थे? शिवरतन साहू। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो 12 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की? 12 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे वह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के? आधुनिक काल के। नेक्स्ट, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मामिक समीक्षा की गई है? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, यानी देख सकते हैं यह होगा कामायनी। क्या? कामायनी। चलिए नेक्स्ट, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो कामायनी है जो प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो यह पदबंध काव्य कृति है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना कृति नहीं है? तो महाराजा मानसिंह हैं जो यह कृति नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो बी हो जाएगा, यानी सूरसागर हैं जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो सी हो जाएगा, कंकाल है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता से थक जाता है। किससे? मन की चंचलता से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलाह कलह में प्रसाद जी की कौन सी रचना ली गई है? तो यह सी, यानी कामायनी। कौन सी रचना ली गई है? तो यह कामायनी रचना ली गई है। नेक्स्ट, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो यह हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार?
रूपक अलंकार हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास अलंकार है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती हैं? तो चातकी हैं वह स्वाति नक्षत्र के पहली बूंद के लिए तरसती है। स्वाति नक्षत्र का जो पहला बूंद पानी है उसके लिए चातकी तरसती हैं। चलिए देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो बी हो जाएगा खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की हैं? तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं, ए हो जाएगा यानी झरना। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपर्ण है? तो सी हो जाएगा इरावती। कौन सी कृति अपर्ण है? तो इरावती। नेक्स्ट, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है? तो प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बी हो जाएगा यानी कामायनी हो जाएगा। कौन सा? कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है? तो 21 का आंसर सी हो जाएगा यानी ध्रुव स्वामिनी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि थे? तो यह छायावाद के कवि थे। किस वाद के? छायावाद के। नेक्स्ट, प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो प्रसाद जी का पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। नेक्स्ट, देख सकते हैं प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो प्रसाद जी की नहीं है? तो इसका आंसर में हो जाएगा, देख सकते हैं, डी यानी शिवाजी का महत्व है जो प्रसाद जी का नहीं है। नेक्स्ट, कंकाल क्या है? तो कंकाल एक उपन्यास है। क्या है? कंकाल एक उपन्यास है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी है जो नाटक है। क्या है? नाटक है। नेक्स्ट, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पितामह थे। पिता थे। क्या थे? पिता थे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड देख सकते हैं कि तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट, कामायनी के रचयिता कौन थे? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं पुत्र वियोग। देख सकते हैं पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए पुत्र वियोग के बारे में देखते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के किनकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद हुआ था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी, देख सकते हैं, किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो यह कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे। देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग के कवित्री मानी जाती हैं? तो यह राष्ट्रीय भावधारा के कवि मानी जाती है। किसकी? राष्ट्रीय भावधारा की। चलिए देख सकते हैं
सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी, देख सकते कौन सी कृति नहीं है, तो यह प्रायश्चित हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, तो सभा के खेल हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। नेक्स्ट, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग में मूल उद्देश्य उनके भिन्न भिन्न रूपों अपनी अमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए, यह किनका कथन है, तो यह कथन है जो देख सकते हैं मुक्तिबोध जी की है। किनका, मुक्तिबोध जी की कथन है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, तो पुत्र की मृत्यु होने पर माँ के मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाती है। नेक्स्ट, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कावित्री का खिलौना क्या है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कावित्री का खिलौना है उनका पुत्र है। क्या है, उनका पुत्र है। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे, किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे, तो यह असहयोग आंदोलन में। किसमें, असहयोग आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कावित्री ने अपने असमायनिक पितृ पत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो डी, अनमोल रत्न शब्द का प्रयोग नहीं किया। चलिए नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है, तो सी हो जाएगा, यानी पुत्र के असहाय निर्धन के कारण सुना सुना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं, तो बी, यानी पुत्र वियोग के, देख सकते हैं पुत्र वियोग के कारण वह स्वयं को असहाय कहती हैं। नेक्स्ट, देख सकते हैं कि पुत्र वियोग कविता में कावित्री के लिए पत्थर के देवता को मानकर, देख सकते हैं पत्थर के देवता को मानकर पूजा की, किसके लिए पूजा की, तो वह पुत्र के लिए पूजा की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, गुलामी का नशा किनकी रचना है, तो गुलामी का नशा है वह बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो ए हो जाएगा, यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह था सुभद्रा कुमारी के पति का नाम। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है, तो यह कहानी संग्रह है। क्या है, यह कहानी संग्रह है बिखरे मोती। नेक्स्ट, सरोज स्मृति किनकी रचना है, सरोज स्मृति किनकी रचना है, तो यह निराला की रचना है। किनकी, निराला की रचना है। नेक्स्ट, देख सकते हैं क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल से में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र कौन है, तो महादेवी वर्मा जी थे। कौन, महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, तो मुकुल, देख सकते हैं मुकुल है जो उनकी प्रतिनिधि कविता संग्रह है। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, वह देख सकते हैं ए हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1904 को हुआ था। नेक्स्ट, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम था, देख सकते हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह था। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता पुत्र वियोग है। कौन सा है, पुत्र वियोग है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो किस काव्य संग्रह से ली गई है,
तो सी हो जाएगा, यानी मुकुल से। किससे? मुकुल से ली गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि कुली प्रथा किनकी कृति है। तो कुली प्रथा किनकी कृति है? तो यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। नेक्स्ट, पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं उषा। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए उषा के बारे में देखते हैं फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता लिखी है। कौन सी? उषा कविता लिखी है। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया था। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने। नेक्स्ट, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्य उदय होने पर टूटता है। कब? सूर्य उदय होने पर। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो सी उर्दू हिंदी कोश का। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किए थे। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, डी हो जाएगा, यानी नागार्जुन के साहित्य के समकालीन थे। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई? तो बी हो जाएगा, दूसरी शतक में आनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? तो सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो उदिता। देख सकते हैं उदिता है जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे। देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की थी। सोवियत रूस की। देख सकते हैं सोवियत रूस की जो यात्रा की थी। चलिए देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो ए हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से। किससे? इलाहाबाद से उन्होंने बीए किए थे। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? तो सी, यानी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। नेक्स्ट, उषा कविता के में प्रातः काल को किसके सम्मान बताया गया है? तो उषा काल के जो कविता हैं प्रातः काल किसके सम्मान बताया गया है? तो देख सकते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड, नीले शंख के समान। किसके? नीले शंख के समान। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा है। क्या है? उषा है। नेक्स्ट, दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष हुआ। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष हुआ तो बी हो जाएगा, 1957 में हुआ था। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। चलिए देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? देख सकते हैं, तो इसका आंसर में हो जाएगा
वह बी हो जाएगा, यानी धर्म देवी। क्या था? धर्म देवी नाम था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो सी हो जाएगा, यानी काल तुझसे होर है मेरी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो भारत इतिहास और संस्कृति। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है, तो सुकून की तलाश है जो गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है प्रातःकालीन आकाश कैसा है, तो प्रातःकालीन आकाश है जो नीले शंख जैसा है। कैसा? नीले शंख जैसा है। नेक्स्ट, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है, तो उषा का। किसका जादू टूटता है? उषा का। नेक्स्ट, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। नेक्स्ट, चूका देख सकते हैं चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चूका भी नहीं हूँ के मैं के रचयिता हैं जो देख सकते हैं सी है, यानी शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए देख सकते हैं सुकून की तलाश किनकी रचना है? सुकून की तलाश है जो इकबाल की रचना है। किनकी? इकबाल की रचना है। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। कहाँ? देहरादून में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड 9 नंबर चैप्टर नंबर 9। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, 4 लेसन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कैसा लगा तो अपना कमेंट में राय जरूर दें फ्रेंड। तो इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा, कहानी का भी वीडियो मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।